प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। पीडीएम का एहतजाज शुरू हो चुका है। कल भी मुल्क के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। दूसरी तरफ पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी को एक ऑफर दी है और कहा है कि आइए मिलकर पंजाब हुकूमत को गिराने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं और नंबर गेम पूरा करते हैं ताकि पंजाब में जो हुकूमत है उसको गिराया जा सके। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो है वो सब्सिडी प्लान कर ली है कई अशिया पर ताकि गरीब लोगों को उन जो महंगाई का बोझ है उन पर से कम किया जा सके। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि एहतजाज जो शुरू हो चुका है इसका हतमी नतीजा आप क्या देखते हैं या टारगेट क्या है? देखिए, टारगेट जो है वो तो यही कि इस गवर्नमेंट जो नाअहल गवर्नमेंट है, नालायक गवर्नमेंट है, जिसने पाकिस्तान की अवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है, हर शोबा में तनज़ली का शिकार है, तो उससे छुटकारा हासिल करना है। ये आपको पता है जब पीडीएम बनी थी तो उस वक्त भी यही एक जो सेंट्रल पॉइंट था, जो मेन पॉइंट था, यही था कि इससे छुटकारा हासिल किया जाए। मान लीजिए कि 2 हफ्ते के एहतजाज में राना साहब आपने इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लिया, फिर क्या होगा? देखिए, हम तो चाहते हैं एक नया इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और एक मैंडेट सही मैंडेट वाली गवर्नमेंट आए जिसको अवाम वोट दें और वे आकर अपना मंशूर के मुताबिक काम करें, अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें और इस मुल्क को जो इस वक्त क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, हर किस्म का चैलेंज हमें दरपेश है, तो उसको उस क्राइसिस से निकाला जाए उन बरानों से। तो इंशाअल्लाह ताला एक सही अवामी हुकूमत जो अवाम की वोटों से आएगी तो यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान राना साहब, आप 15 दिन के एहतजाज के बाद चाहते हैं कि हुकूमत घर चली जाए और नया इलेक्शन हो। वो नया इलेक्शन वही सेटअप करवाएगा जिसने 2018 का इलेक्शन करवाया था, वही इलेक्शन कमीशन है, उसकी वही सलाहियत है। आपके ख्याल में क्या 2018 से आज क्या मुख्तलिफ है कि नतीजा मुख्तलिफ निकल सकता है? नहीं, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत हम आगे जा चुके हैं। जिस तरह 2018 के बाद के इलेक्शन के बाद लोगों को अवेयरनेस आई है कि किस तरह 2018 का इलेक्शन रिग हुआ था, किस तरह धांधली हुई थी और लोगों ने अपनी आंखों से इतनी नेकेड धांधली जो है, इतनी खुल्लम खुला धांधली कभी नहीं देखी। तो मेरा हाल है अब लोग इस शऊर के साथ आगे बढ़े हैं कि अब अगर इलेक्शन होगा तो पहले तो वो जो करता धरता है, जो जिसका आपने जिक्र किया कि वही इलेक्शन कमीशन है, वही गवर्नमेंट है, वही उस तरह के लोग होंगे। तो मेरा लोन में भी अब ये शायद एहसास है कि ये जो काम है ये ठीक नहीं है, धांधली वाला। लोग जो है वो भी नहीं करने तजुर्बे की रोशनी में कि आज लोग महंगाई से परेशान तो हैं, महंगाई की कॉल पर तो आपके साथ निकल सकते हैं, लेकिन पिछले 3 साल में आप लोगों को धांधली पर कन्विंस नहीं कर सके कि जी इलेक्शन रिग्ड था और ये बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। ये सब्जेक्ट अवाम में हमें दिखाई नहीं देता, महंगाई दिखाई देता है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये अवाम ने जब 2018 का इलेक्शन देखा तो उसमें किसी एक शख्स को भी कोई शुबा नहीं था, ना आपको था, ना मुझे, ना एक आम वोटर को, जिस तरह की धांधली हुई। लेकिन ये जो बात है कि ये जो उस पर प्रायोरिटी या लोगों के ज़हनों में जो इशू है वो महंगाई है, इसमें तो किसी को शक नहीं। जब लोगों के पेट खाली होंगे, जब भूख से वो मर रहे होंगे, उनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फ़ीस नहीं होगी, दवाइयों के लिए पैसा नहीं होगा, बिजली के बिल नहीं दे सकेंगे, तो यकीनी तौर पे दूसरी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपका ख्याल है कि उनके ज़हन में नहीं है, 100% है उनको। और राना साहब, आप इस वक्त महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और महंगाई आपका सबसे बड़ा मौजू है। कल हमने देखा भी था कि लोग अपनी गले में रोटियां लटकाकर और महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए बाजार में निकले थे। मेरा सवाल यह है कि अब हुकूमत ने तो सब्सिडी प्लान कर लिया, हुकूमत आज भी सर जोड़ के बैठी थी, वज़राए आला के साथ बैठे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, कल भी एक इजलास हुआ था। अब पेट्रोल पर भी सब्सिडी प्लान की जा रही है कि रिक्शा सवार के लिए और मोटरसाइकिल सवार के लिए सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा शय खुरोनोश और वो चीज़ें जो महंगी हुई हैं उनके ऊपर भी सब्सिडी प्लान कर ली की है और 1 हफ्ते में शायद ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो आप एक तरफ आवाम को सड़कों पर आने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उनको हुकूमत ने रिलीफ दे दिया तो आपकी जो एक कॉल है एहतजाज की कमज़ोर नहीं पड़ जाएगी? नहीं, देखें, हमारा तो जो एक मेन मकसद है, जो बड़ा मकसद है वो ये है कि अवाम की ज़िंदगियों में कोई बेहतरी आए, उनकी ज़िंदगियों में कोई
ऐसा 2 वक्त की उनको रोटी मिल सके, जिसका जो मसाइल है उनके वो हल हों। तो अगर ये गवर्नमेंट कर देती है तो हमारा तो प्रेशर ही इसलिए है, हम तो वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं जो एक अपोजिशन और का अगर वो होता कर देती है। है तो फिर आप इसको टाइम पूरा करने देंगे? नहीं, टाइम देखें, बात कोई एक इशू नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये कर देते हैं तो आगे भी मेरी बात सुन लें ये, लेकिन ये हो नहीं सकता जिसकी बुनियाद ही गलत हो, जिसकी पॉलिसीज ही, उसकी बेसिस जो है पॉलिसीज के वही गलत हो, तो वो डायरेक्शन ही उनकी गलत हो, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, जितना भी ये सब्सिडी की बात करें, जितने भी ये और मैयर्स लेंगे, उसमें ये और स्कैम और ये उलझते जाएंगे। ये किस अच्छा तरह की राणा साहब, बात, आपको आपके जो मुखालिफिन हैं जो पीटीआई से नहीं है, वो ये समझते हैं कि आप जो मईशत को समझते हैं, वो समझते हैं कि आप महंगाई पर सियासत करके मईशत पर सियासत कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आया है, ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, उसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल महंगा करना ही पड़ा है। अगर ये सूरत हाल आपके दौर में होती और यही प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में होती और यही डॉलर की यहाँ पर वैल्यू होती, तो आपको भी पेट्रोल बढ़ाना ही पड़ता, आप 10 रुपये जेब से फी लीटर पेट्रोल नहीं दे सकते थे। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने इतने सारे अगर कर दी, एक तो मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, पहले भी यहाँ तक गई हैं, पीछे हिस्ट्री है, रिकॉर्ड पे है, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात आपने कही कि अगर डॉलर ये होता, डॉलर क्यों होता, ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है। यही तो मसला है कि क्यों 180 पे चला जाता डॉलर। तो मैं समझता हूँ कि ये मफरूज़ा ही गलत है। हमने पहले भी चलाया था, पाकिस्तान आपके सामने है, और बहुत सारी कोशिशें की। लंबी बात है कि किस तरह डॉलर को नीचे रखा, किस तरह उसको काबू में रखा, किस तरह महंगाई जो थी लोएस्ट लेवल पे थी। तो आप समझते हैं कि डॉलर का नीचे जाना, ऊपर जाना और रुपये का नीचे जाना हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। एक और चीज़ बताइए राना साहब के अब राना सनाउल्लाह साहब ने ऑफर की है पीपल्स पार्टी को, और कमर ज़मान कायरा साहब ने उसका मुस्बत जवाब दिया है कि पंजाब में तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे, और अब जो 20-22 लोग कम हैं पीपल्स पार्टी उसमें अपना किरदार अदा करे। ये क्या एक पार्टी के अंदर तय की गई ऑफर है, या एक ऐसे राणा साहब ने अपने तौर पर पीपल्स पार्टी को ऑफर कर दिया, या किसी स्टेज पर किसी जगह पर पार्टी के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्टी ने भी कोई फैसला किया है इस किस्म का। ये राणा साहब की अपनी एक सजेशन है जो मेरा हाल उन्होंने मुनासिब समझा होगा कि पंजाब में तब्दीली हो, क्योंकि पंजाब का जो हाल है वो इस वक्त बुरा हाल है। उसका आप जो देखें, कोई भी उनका शोबा देखें, जिसमें यही अफसोस होता है जिस तरह शहबाज साहब ने इसको आगे लेके गए, वो उस पंजाब का जो हाशर कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, वो आपके सामने। तो इन हाउस तब्दीली से आप समझते हैं कि पंजाब में बहुत बेहतरी आ जाएगी सर? डेफिनेटली। देखें, जहाँ एक हार्ड वर्कर लोग, काम करने वाले लोग होते हैं, वो आपके सामने मिसालें हैं। ये आप इस वक्त के चीफ मिनिस्टर की, उस वक्त के जो हमारे चीफ मिनिस्टर से मुकाबला करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है अभी ये आपको एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं। लेकिन अगर करना ही है, तो अगर हमने अदम एतमाद जाना है, तो हम सबसे जो बड़ी बुराई है वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठी हुई है, तो उसके खिलाफ मेरा जाएंगे। अगर हमने फैसला किया तो देखें, जो भी फैसला होगा पार्टी फैसला करेगी। राणा साहब, ये जो 20-22 वोटों का फर्क है, ये पीपल्स पार्टी कैसे निकाल सकती है? उनके तो अपने 6-7 MP हैं पंजाब असेंबली में। नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी में कहती रही है कि आए सबसे पहले पंजाब में करें, सबसे पहले पंजाब में करें। आपको याद होगा तो वो कहते थे कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो, हम कहते भी रहे उनको कि हमें आप बताएं, इंश्योर करें, क्योंकि अदम एतमाद में जाना और उस पर अमल कराना, फिर लोगों की बातें होती हैं, लोग वादे करते हैं, लेकिन उस वक्त उस दिन जिस तरह भी बलूचिस्तान में देखें, अभी भी चीफ मिनिस्टर होप में है कि मैं शायद 5 दिन बाद वो नंबर ना अपोजिशन पूरे कर सके जिसको वो अभी शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने उस वक्त भी बातें की थी कि क्या हमें आप बता सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं। तो राणा साहब ने शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बात की हो कि आप बताएं, आए मैं कोशिश करते हैं मिलके आपके पास कौन से वो लोग हैं। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया राणा तनवीर हुसैन साहब प्रोग्राम में शेयर के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो खुर्शीद शाह साहब की जमानत हो गई है 2 साल के बाद। उन पर जो नैब के रेफरेंस बनाए गए थे, ये जमानत किस बुनियाद पर हुई है? क्या नैब अपना केस डिफेंड नहीं कर सका? क्या उन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके? अगरचे ये बरियत नहीं है, सिर्फ जमानत है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको सेलिब्रेट कर रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब की जमानत मंजूर हो गई है। 1 अरब 30 करोड़ रुपए के रेफरेंस उन पर नैब ने बनाया था। 574 एकड़ ज़रई अराजी की खरीदारी में करप्शन का उन पर इल्ज़ाम है। 12 प्रॉपर्टीज और 5 बैंक अकाउंट्स की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया गया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उनका फ्रंटमैन है लडुमल, उसके नाम पर 11 प्रॉपर्टीज हैं। हुसैन सोमरू के नाम पर 10 जायदादें उन्होंने बना रखी हैं। फिर एक उमर जान नाम का शख्स है जिसके नाम पर वो रिहाइशगाह है इस्लामाबाद में जहां पर खुर्शीद शाह साहब रहते भी हैं। इसके अलावा जितने ठेके दिए गए हैं वो भी उमर जान की कंपनी को दिए गए। ये तमाम इल्जामात हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इसमें समाअत हुई और खुर्शीद शाह साहब की जमानत मंजूर कर ली गई। अब ये जमानत किस बुनियाद पर मंजूर हुई है, इसके क्या तकनीकी पहलू हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या 2 साल हो गए चूंकि इस केस को, तो क्या ट्रायल में जो ताखीर है ये आप समझते हैं कि जमानत की राह हमवार करने की सबसे बड़ी वजह बनी है? नहीं, जमानत आपके इल्म में होगा कि इन्होंने पहले सिंध हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त लगाई मेरिट्स पे। वो रिजेक्ट हुई, फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें उस वक्त जमानत नहीं दी और देन ही वेंट बैक और उन्होंने हार्डशिप का केस बनाया, अपनी सेहत का, एज का, कि इतने अरसे से मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, तो वो ग्राउंड्स बन रहे हैं। अदरवाइज अगर मेरिट्स पे बात की जाए तो हमारे यहाँ शायद ये कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि जी अगर जमानत पे बंदा रिहा हो गया 2 साल के बाद, जो कि कानून में एक फैसिलिटी उसको दी गई है, तो वो समझते हैं कि शायद इसका जो केस है वो भी खत्म हो गया, जबकि ऐसे नहीं होता। और खासकर ये जो एसिड्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, इसके केस का वही तरीकाकार है जो मियां नवाज शरीफ साहब के केस का था कि इन्हें बताना होगा कि जैसे उन्हें बताना था कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कहाँ से आए, वो पैसा कैसे लिया, वो जो कतरी का वो सबूत लाए थे, इन्हें भी अब बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे चला जाएगा कि इन्हें जस्टिफाई करने पड़ेगा कि ये हजारों एकड़ जमीन, इसकी रकूम कहाँ से ली, फिर इतने फॉरेन ट्रिप्स लगे उनकी फैमिली के, वो रकूम कहाँ से आती थी, फिर दीगर जायदादें जो बेनामी अगर साबित होती है तो ये कि जनाब ये कहाँ से इसकी सोर्स ऑफ इनकम है। तो अब जो है काफी सारे गवाह तो हो गए हैं, लेकिन नैब में ये 2 साल का अरसा या 2.5 साल का अरसा या 3 साल का अरसा, ये एक कॉमन रूटीन है, क्योंकि अभी तक हुकूमत ने खुद वो नैब की जो अदालतें बनानी थी वो भी 120 नहीं बनाई। नैब की अदालतें कम हैं, केसेस ज्यादा हैं, तो ये डिले एक नॉर्मल डिले है कि जो काफी केसेस में आपको नजर आएगा ओमनी ग्रुप का केस, उसमें भी डिले हो रहा है, इसमें भी डिले है, और दीगर जितने भी केसेस हैं वो जो बने थे फवाद हसन फवाद का, वो उसके बाद ख्वाजा बिरादरान का, वो सारे डिले का शिकार है। जब हमने देखा कि हार्डशिप की बुनियाद पे भी जमानत की दरखास्त दायर की जाती है, जैसे शहबाज शरीफ साहब के केस में हमने देखा था, तो वहां पर जो डीबी थी उसमें फैसल बुखारी साहब जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने मेरिट्स पर दलाइल दिए थे। तो मुझे याद है कि जज साहब ने कहा था कि मैं हैरान हूं कि तारड़ साहब आपने मेरिट को डिस्कस क्यों नहीं किया, मेरिट की बात क्यों नहीं की, हालांकि वो हार्डशिप की बुनियाद पर दरखास्त दायर हुई थी। और आज भी ये डिस्कस हुआ, कहा गया कि 44 गवाहान है, उसमें से सिर्फ 8 के बयान अभी कलमबंद हो सके हैं, और फिर चूंकि सप्लीमेंट्री रेफरेंस आया तो ये गवाहान सारे नए सिरे से होंगे। तो ये तो ताखीर का शिकार हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर मैंने आपसे सवाल किया कि ताखीर को चूंकि मखदूम अली खान साहब जो खुर्शीद शाह साहब के वकील हैं, उन्होंने इसको एक आर्गूमेंट के तौर पर अदालत में इस्तेमाल किया। देखिए, हमारे कानून में भी है कि अगर जो ताखीर है वो अगर प्योर की प्योर आ जाती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से और जो डिफेंस के लॉयर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिफेंस के अपने जो वकला होते हैं, खुर्शीद शाह साहब के या अगर जरदारी साहब का आप देखिए कि चार्ज ही नहीं फ्रेम होने दिया, उन्होंने 1 साल तक मुख्तलिफ तरीकों से तारीखें लेते रहे, तो अदालत इस चीज़ को देखती है कि क्या स्टैट्यूटरी पीरियड होता है कि अगर 2 साल का हो गया है और केस कंक्लूड नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं ठीक है फिलहाल आप जमानत पे बाहर जा सकते हैं, ये जमानत की फैसिलिटी आपको दी जाती है। तो जैसे कि शहबाज शरीफ को दी गई, दीगर तमाम सियासी जो लोग हैं जिन पे केसेस हैं, अगर उन्हें जमानत की फैसिलिटी मिली, तो मैं समझता हूं कि उसी पैराए में अगर खुर्शीद शाह साहब को भी जमानत दे दी गई है, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों की डिस्क्रिशन है, जो उनका इख्तियार है, उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने मुनासिब समझा कि जब तक, क्योंकि अभी तक अगर 8 गवाह हुए हैं, ये 44 गवाहों में तो 2 साल और लग सकते हैं। आपके इल्म में है कि मैं कुछ केसेस खुद कर रहा हूं कि जो रेंटल पावर के
9-10 के थे वो अभी तक 1 to 10 के स्केल पे स्टेज 2 पे भी नहीं पहुंचे। तो ये डायलेमा या ये प्रॉब्लम तो हमारे इसमें नैब की अदालतों में और नैब की प्रोसिक्यूशन में यकीनन है कि केसेस में ताखीर हो जाती है, और इस ताखीर का जो अल्टीमेट फायदा होता है असद वो डिफेंस को ही होता है, इन मुल्जिमान को ही होता है कि जो गवाहान होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, जजेस चेंज हो जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हुकूमत अगर ऑर्डिनेंस ला रही है, अभी उसने 6 माह का इसमें वक्त दिया है, तो 6 माह के साथ साथ अगर नैब की अदालतें बढ़ा देंगे और डे टू डे कार्रवाई करेंगे तो फिर इस चीज को रोका जा सकता है। अदरवाइज अदालतें बेबस है कि ऐसी सूरत हाल में केसेस के फैसले जल्दी नहीं हो सकते। रजा उमर साहब, ये बताइए कि क्या आप देखते हैं कि जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसका कोई अमल दखल रहा है इस जमानत में जो आज मिली है खुर्शीद शाह साहब को? नहीं, वो जो नया आया है उसमें जो एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उस शिक को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया, उसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं आई। सेक्शन 14 है जिसमें ये दिया गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अभी तक पब्लिक ऑफिस होल्डर पे ही रहेगा। ऑल्दो जो अपोजिशन ने मुसव्वदा दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि प्रोसिक्यूशन ये साबित करे कि ये इल गॉटन मनी है, ये करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस के जरिए कमाई गई, लेकिन अभी तक कानून वही है कि ये पैसा जो है इन्होंने साबित करना है, और अगर ये एक जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन ना दे पाए अदालत को कि ये पैसा कहां से आया है, तो कानून ये कहता है कि इट वुड बी ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड टू बी करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस। तो ये ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगा कि ये पैसा आप शवाहद देने में नाकाम है, जैसे एवनफील्ड का था कि ये करप्शन से कमाया गया है। तो राजा साहब, ये जो तासुर आज पैदा हुआ है कि नैब अपने रेफरेंस को डिफेंड नहीं कर पाई, और उसकी ये तासुर पैदा होने के शायद 2-3 सवालात या आर्गूमेंट्स थे जो जजेस की तरफ से भी सवालात किए गए। मिसाल के तौर पर उनसे पूछा गया कि आप जो है वो इनको आपने गिरफ्तार किया, अब आपका केस क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी इनके अनएक्सप्लेन्ड जो असासे हैं ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो जज साहब ने कहा कि आपने इनको जब गिरफ्तार कर लिया था तो ये कैसे जाकर वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं, ना किसी को फोन कर सकते थे ना जा सकते थे, तो ये कैसे कर सकते थे। दूसरा उन्होंने कहा कि जी 140 ट्रिप किए इनकी फैमिली ने और उस पर जो अखराजात हुए हैं वो भी ये अनएक्सप्लेन्ड है। तो इस पर भी जज साहब ने सवाल किया कि क्या आपने इस पर तहकीकात की है कि कहाँ ये पैसे कहाँ पर स्टे किया, कितना पैसा खर्च किया, किस ट्रिप पर कितने पैसे खर्च हुए, कुल अखराजात कितने हैं। तो इसका जवाब नहीं आया। तो आपके ख्याल में इन सवालों जवाब की रोशनी में ये तासुर पैदा होना दुरुस्त है कि नैब ने अपना रेफरेंस डिफेंड नहीं किया? देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए सर कि जो बेल की स्टेज पे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या जो अदालत कुछ बातें करती है या इवन लिख देती है फैसले पे, वो टेंटेटिव होती है, उसका केस के ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं होता। और अदालत लिखती है कि जो अभी ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं इसका केस के मेरिट्स पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें यकीनी तौर पे कोई दूसरी राय नहीं कि नैब जो रेफरेंस बनाती है या जिस अंदाज में प्रोसिक्यूशन करती है या जिस अंदाज में इवन इन्वेस्टिगेशन होती है। आपके इल्म में होगा कि जब एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की कीमत पूछी गई कि भाई नैब ने कुछ चेक किया है, तो आगे से जवाब आया जी गूगल करके आप देख ले। इसी तरीके से अदालत ने दुरुस्त तौर पे उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं 140 अगर इन्होंने ट्रिप लगाए हैं, तो आपका काम था कि आप बताइए कि इस पे एक अंदाजन कितना खर्चा हो गया होगा। लेकिन अगर आपने खर्चा नहीं बताया और सिर्फ कह दिए ट्रिप्स लगाए हैं, तो नैब के केस में इससे दरारें पड़ेंगी, इससे कमजोरी होगी, और नैब को यह बताना होगा कि खुर्शीद शाह साहब आपकी आमदनी जो आपने बताई है और जो हमने कैलकुलेट की है वो इतनी है, और उसके मुकाबले में आपके एसेट्स इतने गुना ज्यादा हैं। और अगर ये तमाम चीजें नैब ने अपने रेफरेंस में नहीं की तो वो यकीनी तौर पर एक कमजोर रेफरेंस के तौर पर अदालत में देखा जाएगा। यहाँ पर ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है इस इल्जाम में कि इनकी फैमिली ने ट्रिप किए हैं, ये नैब पर है या खुर्शीद शाह साहब पर है? ये बिल्कुल कानून की नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 14 है, उसके तहत पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी खुर्शीद शाह साहब पे है कि वो बताएंगे। मुझे दो हवाले याद आ रहे हैं के मेंबर्स या जो बेनामी। बिल्कुल सही है, मुझे 2 हवाले याद आ रहे हैं। एक जस्टिस साले नीलम साहबा ने ख्वाजा आसिफ साहब के केस में पूछा था कि अगर आप कह रहे हैं कि इन्होंने करप्शन की है और ये माल बनाया है और ये इनके असासे जो है वो जायद आ रहे हैं, तो क्या आपने कुछ प्रूव किया है कि ये असासे कहां से आए? फिर इसी तरह से जस्टिस बाकी नदफी साहब ने सवाल किया था, फैसला
फैसल बुखारी साहब से, नैब के प्रोसिक्यूटर से, उनसे पूछा था कि अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के असासे जायद हैं, इन्होंने ये माल बनाया है, तो आपने क्या प्रूव किया है कि ये कहाँ से इन्होंने किकबैक्स लिए और करप्शन की है? तो ये सवाल बहरहाल अदालतों में होता है नैब प्रोसिक्यूटर से, तो क्या ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो जो मुल्जिम पर होने के बावजूद ये सवाल हो सकते हैं? देखिए, अब यही वो चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ा क्लियर एक डिसीजन देना पड़ेगा कि ये हमारी लाहौर की हाई कोर्ट कुछ और फैसले दे देती है, सिंध की हाई कोर्ट कुछ और दे रही है, इस्लामाबाद में पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों से ऊपर है, और कानून जो है उसमें लिखा हुआ है कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ स्क्वेयरली लाइज ऑन द पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसने बताना है। लेकिन उसके साथ साथ जो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ है वो नैब ने लाजमी तौर पे, प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि आपकी तनख्वाहें ये है, आपकी इनकम ये है, हमने तफ्तीश की है कि जी आपकी सोर्स ऑफ इनकम 50 लाख है, तो आप बताइए अगर 50 नहीं 5 करोड़ है, कोई जिम्मेदारी है, कोई बिजनेस है, तो आप वो चीजें रिकॉर्ड पे लेके आइए। और अगर वो नहीं लाते तो फिर उनको साबित करना है पैसा कहां से लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने एक अजीब मंतिक दी है, और वो कह रहे हैं कि अगर रुपी डी वैल्यू हुआ है तो इसका कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है और वो इसकी मंतिक क्या है, इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब ने एक अनोखी मंतिक पेश की है। वो कहते हैं कि रुपी डी वैल्यू होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा भी होता है, इसका एक मुस्बत पहलू भी है और मुस्बत पहलुओं को भी देखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने IMF की डील के हवाले से बात की कि एक मुस्बत जो है वो खबर मिलने वाली है, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि ये डील का के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और अगली किस्त मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान महंगाई में चौथे नंबर पर आ गया है, यानी दुनिया भर में जो 44 ममालिक की एक फहरिस्त बनाई गई है उसमें पाकिस्तान का चौथा नंबर है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को वाकई फ़ायदा हो रहा है रुपये के डी वैल्यू होने का? देखिए, डॉक्टर बाकिर साहब मैं समझता हूँ एक थॉरो प्रोफेशनल हैं, बड़े काबिल प्रोफेशनल हैं। अभी जो स्टेटमेंट, जो बयान उन्होंने दिया है, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें कोई मंतक है या मंतक के बगैर है। अगर उसमें कोई मंतक पाई जाती है कि रुपए डिवैल्यूएशन से लोगों का फायदा होता है, तो फिर हम 170-75 पे क्यों बैठे हैं? फिर स्टेट बैंक को चाहिए कि इसको 300 रुपए पे ले जाए, तो बड़ा ही फायदा हो जाएगा पाकिस्तानियों का। अब उनका कहना यह है कि कुछ लोगों का फायदा है, कुछ लोगों का नुकसान है। अब वो कुछ लोग जो हैं वो 80-90 लाख पाकिस्तानी शायद जरूर होंगे जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन क्या इस दौरान वो 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनको भूल गए हैं कि उनके साथ क्या हाल हो रहा है? देखिए, जब रुपया गिरता है तो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी वजह ये है कि हमारी जो इम्पोर्ट की लिस्ट है, खास तौर पे उसमें जो खाने पीने की चीजें हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मशीनरी इंपोर्ट होती है, फर्टिलाइजर खाद इंपोर्ट हो रही है, इतनी बेतहाशा चीजें इंपोर्ट होती हैं। और अगर आप सोचिए कि आज से 3 साल पहले 123 रुपए का $1 था, आज वो 174-75 पे पहुंच रहा है, तो 40-45% जो है वो रुपए की गिरावट है। और उसके नतीजे में फिर हमें नजर आता है कि 137 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, और फिर बाकी अशाए जो खास तौर पे खाने की चीजें हैं वो इतनी महंगी बिक रही हैं। दूसरा ये मेरे जहन में आया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है और गवर्नर साहब उसके हेड हैं, तो उनको मैं समझता हूं कि किसी सियासी पार्टी का बयानिया लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान 43 ममालिक में महंगाई के लिहाज से चौथे नंबर पर है और 9% जो है वो महंगाई की शरह रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, हुकूमत का अगर ये आर्गूमेंट है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आया है, तो ये इम्पैक्ट उन बाकी 40 ममालिक पर क्यों नहीं आया, या उन ममालिक पर पाकिस्तान से कम इम्पैक्ट क्यों आया है? जैसे भारत में 4.3% महंगाई बढ़ी है इस रिपोर्ट के मुताबिक,
तो आप क्या इस पे समझते हैं कि पाकिस्तान ही क्यों चौथे नंबर पर आया है? जी, आपका बड़ा मुनासिब और वैलिड सवाल उठता है। आपने बताया कि 3 मुल्क हैं उस लिस्ट में जहां पे पाकिस्तान के मुकाबले में जो शराय अफराद दर है वो ज़्यादा है। उसमें शायद अर्जेंटीना है और तुर्की है और ब्राज़ील है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान आ रहा। इसी किस्म की एक लिस्ट और छपती है जो साउथ एशिया के हवाले से है, और साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान की जो शरह है अफराद दर की वो हाईएस्ट है, वो सबसे ज्यादा है। जैसे आपने बताया कि इंडिया में 4.6 4.3 है, इसी तरह श्रीलंका में उसके बराबर है, बांग्लादेश में कहीं 5.9 बनती है, मालदीव्स में 1% है और हमारे यहाँ वो 9% की शरह आ रही है। तो इसमें तो अब वाज़े हो गया कि पाकिस्तान में जो अफराद दर की शरह है वो दुनिया की चंद वो 4 ममालिक ऐसे हैं जिसमें बुलंद तरीन में हम एक आ रहे हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता था कि कोविड की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हो रही है या क्योंकि आलमी मंडियों में महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, इसमें सिक्के का एक रुख तो ये जरूर है कि खास तौर पे जो लेकिन इसकी बड़ी वजह डॉक्टर साहब आप करेंसी का डी वैल्यू होना ही समझते हैं, क्योंकि उसी की वजह से पेट्रोल ज्यादा महंगा हुआ है, क्यों बाकी जो ममालिक है जिनमें महंगाई कम शरह से बढ़ी है वहां पर करेंसी डी वैल्यू नहीं हुई? देखिए, 2 सिक्के हैं, 2 रुख हैं इस सिक्के के। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत $37 थी साल भर पहले, अब वो 85 पे चली गई है। कोयला हम बेतहाशा इंपोर्ट करते हैं, कोई $3 बिलियन का सालाना, वो $60 पे था, वो आज $250 पे चला गया है। हमारे बिजली घर उस पे चल रहे हैं। तो एक रुख तो ये बिल्कुल है कि एनर्जी प्राइसेस खास तौर पे आलमी मंडियों में बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है जो आम आवाम पे आता है वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसलिए हुआ है कि हमारा रुपया जो है वो इतनी तेजी से गिरा है बाकी मुल्क करेंसी के मुकाबले में। सही है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि IMF के साथ जो डील है उसमें क्या चीज रुकावट आप देखते हैं? देखिए, मुख्तसरन ये है कि मार्च की 24 तारीख को जो हमारे वजीर खजाना थे उस वक्त के डॉक्टर हफीज शेख साहब, उन्होंने एक मुआहदा किया था IMF के साथ, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था, हमने $500 मिलियन की किस्त भी वसूल कर ली थी। उसके बाद उसमें 2 बड़े वादे किए गए। एक वादा ये था कि बिजली के टैरिफ जो हैं वो 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिए जाएंगे और उसके नतीजे में तकरीबन 900 अरब रुपया इजाफी बिजली की बिलों की मद में इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा बड़ा वादा ये था कि 610 अरब रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये था कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगा के रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद अप्रैल के महीने में हफीज शेख साहब वजीर खजाना नहीं रहे, फिर हमारे पास एक नए वजीर खजाना आ गए और उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं गर्दिशी कर्जे को भी कंट्रोल कर लूंगा और बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा और रेवेन्यू भी बढ़ा लूंगा और इजाफी टैक्स भी नहीं लगाऊंगा। उस वक्त IMF वालों ने कहा कि हम साइड पे हट रहे हैं, आप अपनी जादू की छड़ी जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए। अब वो 6 महीने हो गए हैं, उस जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। सही है। लेकिन डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं कि 30 रुपए IMF की शर्त की वजह से बढ़ाकर जो है वो ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया गया और 30 रुपए पेट्रोल एक लीटर के पीछे बढ़ा दिया गया, लेकिन हुकूमत तो ये दावा करती है कि हमने लेवी में कमी की, पिछली हुकूमत तो 30 रुपए ले रही थी और हमने जो है वो 5 रुपए पर ले आए और इसी तरह से हमने टैक्स में भी जो है वो कमी कर दी और 6% टैक्स हम ले रहे हैं। तो ये आदाद-ओ-शुमार क्या गलत है हुकूमत के कि हमने तो पिछली हुकूमत के मुकाबले में कमी की है टैक्सेस में? नहीं, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। ये वादा किया गया था कि हम 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है। जब बजट सामने आया था तो उसमें भी 610 अरब रुपए की एक अमाउंट मुख्तस की गई थी, लेकिन वो टैक्स लगाया नहीं गया। अच्छा, वादा पूरा नहीं हुआ? जी, वो वादा हमने IMF से किया था लेकिन हुकूमत ने वो टैक्स नहीं लगाया। तो इसीलिए अब IMF हमें कह रही है कि वो 610 अरब का जो आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना था वो अब आप टैक्स नहीं लगाया तो आपको किसी और सोर्स से वो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, अगर ये शर्त है और ये शर्त हुकूमत मान लेती है अगली केस हासिल करने के लिए, फिर तो पेट्रोल और महंगा करना पड़ेगा।
अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है, जो वादा मार्च की 24 तारीख को IMF बोर्ड से किया गया था, तो फिर 30 रुपए फी लीटर, फिर आप समझ लीजिए कि 170-75 पे कहीं जाके पेट्रोल पहुंच जाएगा, अगर IMF से किए हुए मुआहदे के ऊपर और वादे के ऊपर अमल किया तो जाए। आपको लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, यानी पूरा का पूरा बोझ अवाम पर डालने के बजाय IMF को कायल कर लिया जाएगा कि इतना ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, कुछ कर सकते हैं, कुछ अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं? देखिए, IMF के अभी दो रुख हैं, एक मालियाती रुख है और दूसरा उसका सियासी रुख है। मालियाती रुख हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम सियासी रुख जो मैं कह रहा हूँ, IMF के बोर्ड के ऊपर अमेरिका के 8,31,000 वोट हैं, जिसका मतलब ये है कि जब अमेरिका के डायरेक्टर का हाथ खड़ा होता है IMF के बोर्ड पे, तो 8,31,000 वोट खड़े होते हैं। अगर सियासी तौर पे हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हों, तो ये जो मालियाती गलतियां हम कर रहे हैं, वायलेशंस कर रहे हैं अपने मुआहदों की, उसके ऊपर वेवर मिल सकता है। लेकिन अगर अमेरिका के साथ हमारे हालात अच्छे ना हों और अमेरिका हमारे ऊपर भी मालियाती प्रेशर डालना चाहे, तो फिर जो हमने वादे किए हैं उनका बोझ जो है वो आम पाकिस्तानियों के ऊपर मुंतकिल करना पड़ेगा। सही। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि क्या आप जो आपने नक्शा खींचा है कि अगर हम शराइत मान जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा? कर्जे की नई किस्त का मिलना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या ना मिलना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है और आवाम के लिए? देखिए, अगले कुछ महीनों में मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए फैसला साजी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह से अवाम के ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए, इलेक्शन की तैयारी की जाए, लेकिन IMF के पास अगर हम जाते हैं तो फिर उसकी बड़ी कड़ी शराइत होंगी और उसका मजीद बोझ जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख खलील साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने DGISI के हमरा एक रोज़ा दौरा किया है काबुल का। इस दौरे की क्या अहमियत है, इसके पीछे क्या चीज़ें पोशीदा हैं और किस तरह से इसको देखा जा रहा है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज एक रोज़ा काबुल का दौरा किया। उनके हमरा DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे। इस दौरे की क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि क्या अहमियत थी इस एक रोज़ा दौरे की जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है? देखिए, इस वक्त नई हुकूमत को चैलेंजेस का, मसाइल का सामना है काबुल में, और सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कोई इस वक्त दुनिया का मुल्क, रीजनल मुल्क, उनको रिकग्नाइज करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि उनके पास हालत ये है कि उनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं हैं, कैश उनको दरकार है ताकि कम से कम 1 या 2 महीनों की तनख्वाहें तो अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको दे दें। और उसके बाद जो IDPs हैं वहाँ कोई 40 लाख के करीब, उनको दोबारा बहाली जो है वो एक मसला चैलेंज है। और सिक्योरिटी के महाज पे दाइश मुसलसल हमले करता रहा है और बड़े मोहलिक हमले करता रहा है जिसमें जानें ज़ाय हो रही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये 3-4 बड़े मसाइल और चैलेंजेस हैं। इस तनाजुर में अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो नज़र आ रहा है कि वो शायद फिर डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के जो करीबी ममालिक हैं उनसे राब्ते और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना और उनके सामने अपने मसाइल रखना और फिर उनसे दरख्वास्त करना कि उनकी हुकूमत को रिकगनाइज कर दिया जाए, ताकि फिर यूरोप और अमेरिका के लिए भी कोई दूसरा ऑप्शन न रहे। और जब अमेरिका उनको रिकगनाइज करेगा तो फिर जो $9 बिलियन हैं अफगान हुकूमत के एसेट्स जो वहाँ पे पड़े हुए हैं बैंकों में, वो रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। और जो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास उनके $600 मिलियन हैं वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। चीन पहले इसी मदद का वादा कर रहा है, लेकिन चीन भी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देखता है कि पाकिस्तान के जितने करीबी रवाबित हैं वो अगर इस वक्त रिकगनाइज नहीं कर रहा तो कोई वजूहात होंगी। ज़ाहिर है एक वजह तो यह है कि अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान पे कि फ़िलहाल इस हुकूमत को रिकग्निशन न मिले, लेकिन चीन जो है वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत जल्द वो रिकग्निशन भी दे देगा और उसके बाद माली आनात भी करेगा, माली इमदाद भी देगा।
ताकि जो इमीडिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जा सके। तो इस तनाजुर में ये दौरा जो है वो खासी अहमियत तो मोहम्मद साहब, ये एफर्ट्स पाकिस्तान कर रहा है या कुछ और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन क्या अमली तौर पर आपको ये नजर आता है कि अमेरिका अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करेगा और उसके एसेट्स को अनफ्रीज करेगा? अमेरिका पर दबाव जारी रहेगा। अमेरिका पे दबाव उस वक्त बढ़ेगा जब चीन और रीजनल ममालिक तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह हुकूमत को तस्लीम कर लें। फिर अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। अमेरिका को बहरहाल उनको रिकग्निशन देना होगी, तस्लीम करना होगा। वजह उसकी ये है कि तालिबान इस वक्त अमन कायम करने में तकरीबन कामयाब हो गए हैं, बजुज़ इसके कुछ हमले हो रहे हैं। अगर वो औरतों की हुकूक पे कोई अपना लचक दिखाएं और औरतों की तालीम के बारे में वो ज़रा अपनी पॉलिसी वाज़े कर लें, फिर दुनिया के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी कि वो विदहोल्ड करें रिकग्निशन। सही है। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि इस दौरे में DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब की जो शिरकत थी वज़ीर ख़ारिजा के साथ, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि वहाँ पे जो TTP के लोग, बचे कच्चे लोग हैं जो स्कैटर्ड हैं अफगानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंसेस में, उनसे पाकिस्तान ने बातचीत का आगाज़ कर दिया है और वो ISI का इदारा ही करता होगा और उसमें अफगान तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो ये दौरा इसलिए भी था कि जो TTP के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें मुसलसल अफगान हुकूमत का ताउन हासिल किया जाए ताकि वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच सकें और पाकिस्तान के लिए कम से कम ये दर्द सर तो ख़त्म हो और वो आकर जो लोग तस्लीम होने हैं, सरेंडर होने, वो सरेंडर कर लें और जो तस्लीम नहीं होने हैं तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाए, जिसमें शायद अफगान तालिबान भी पाकिस्तान का मुकम्मल साथ देंगे। सही है। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि पिछले 2 महीने में अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, नई हुकूमत आने के बाद, तालिबान हुकूमत आने के बाद 2 महीने में कुछ बेहतरी देखते हैं आप? कुछ हालात में कुछ फ़र्क पड़ा है या जूं के तू हैं? हालात फाइनेंशियली, इकनॉमिकली तो जूं के तू हैं, लेकिन ये 2 बातें हैं। एक बात यह है कि पिछले 40 साल में पहली मर्तबा एक ऐसी हुकूमत है जिसका सारे अफगानिस्तान पे कंट्रोल है, यानी उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, उसकी कोई ऑर्गेनाइज अपोजिशन नहीं है, कोई वार लॉर्ड्स नहीं है उनको चैलेंज करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अफगान अवाम मुसलसल जंगों से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि जो भी हुकूमत हो वो अमन डिलीवर करे ताकि वो अपने काम जारी रख सकें। तो ये तालिबान के लिए बड़ा एडवांटेज भी है। ये 2 बातें हैं। ये सही है, ये मुस्बत पहलू आप देखते हैं। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से हमें अफगान मसले पर बातचीत के लिए दावतनामा आया है और हम इस पर गौर करेंगे। अब भारत जो है वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान के हवाले से क्या चाहता है? देखिए, भारत ये समझता है कि पाकिस्तान तालिबान को एडवाइस कर रहा है कि हिंदुस्तान के रोल को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो ये भारत के लिए शायद काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि भारत वहाँ $3.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। चाबहार पोर्ट भारत ने इसीलिए बनाई है कि अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त तजारत करें। वो ईरान में वाक़ है, लेकिन इससे दोनों ममालिक के रवाबित में बहुत ज़्यादती आई है और इस वक्त अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तजारत $1.3 बिलियन से तजावज़ कर गई है और बढ़ रही है। तो भारत को ये खदशा है कि हो सकता है कि तालिबान पाकिस्तान के प्रेशर में आके हिंदुस्तान के रोल को कम करने की कोशिश करें। हालांकि तालिबान कह चुके हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखेंगे। इसलिए भारत अब ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान के जो सस्पेशन हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान अपना रोल अदा करे, हिंदुस्तान अपना रोल अदा करे, लेकिन हिंदुस्तान का रोल पाकिस्तान की कीमत पर न हो और ऐसे हालात पैदा हों कि हर एक मुल्क वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता रहे। जो उनका रिकन्स्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन है, उनके कामों में वो अपना हिस्सा डाले। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ अगर ये कोऑर्डिनेशन होती है तो ये एक मस्बत कदम होगा। इससे अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इस रीजन को फ़ायदा होगा
और हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो इस वक्त हैं टेंशन है, उसमें भी कुछ कमी आ जाए। बहुत शुक्रिया। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरा काबुल के हवाले से बातचीत कर रहे थे और इसकी अहमियत के बारे में बता रहे थे कि इसकी अहमियत क्या है, और DGISI जनरल फैज़ हमीद के उनके हमरा होने की अहमियत क्या है। इन तमाम चीज़ों पर बात हुई। आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।